दोस्तों, आज से 10 खरब करोड़ साल बाद ऐसा होगा हमारा ब्रह्मांड। लेकिन क्या आपको पता है, अभी तक हमारी यूनिवर्स ने अपनी पूरी उम्र, जो कि 10 खरब साल से भी ज़्यादा है, अभी सिर्फ 14 अरब साल ही जिए हैं और अभी इसे अपनी प्रेजेंट एज से 100 गुना साल और ज़्यादा जीना है, जहां पर सिर्फ सबसे ज़्यादा वक्त तक जलने वाले स्टार्स यानी कि रेड डार्क ही पाए जा सकते हैं। उस वक्त सिचुएशन इतनी ज़्यादा भयावह होगी कि वहां पर इंसान को सरवाइव कर पाना जरा भी संभव नहीं लगता। हमें खुद को रेड डार्क और ब्लैक होल्स के मौजूद होते हुए भी बचाकर रखना होगा। आज हम बात करेंगे आज से 10 खरब साल के बाद के यूनिवर्स की। कैसा होगा वो वक्त जब यूनिवर्स अपने लास्ट फेज में होगा। रेड डार्क तब शायद इंसान के लिए किसी सेफ हाउस के जैसे होंगे। यूनिवर्स में इसके अंत के करीब आने से सालों पहले ही यहाँ पर नए स्टार्स की फॉर्मेशन होनी बंद हो चुकी होगी, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह के नेबुले सुपरनोवा ब्लास्ट के मौजूद होने की संभावना ही नहीं बनेगी। उस वक्त तक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी एक दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा M31 के साथ टकराकर अपना अस्तित्व खो चुकी होगी। इन दोनों गैलेक्सी के मिलने से बनी इस विशाल गैलेक्सी में भी किसी तरह का धूल या गैस मौजूद नहीं होगी। ऐसे रात के आसमान में एक जैसे तारे बिखरे नजर आएंगे। उस यूनिवर्स में स्टेलर डेंसिटी यानी तारों की संख्या गैलेक्सी के सेंटर की तरफ ज़्यादा होगी और उस वक्त हमेशा चमकीली नजर आने वाली मिल्की वे गैलेक्सी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब तक यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं, वहाँ प्लैनेट्स भी होंगे और शायद उनमें से किसी पर जीवन भी मौजूद हो। लेकिन विडंबना ये है कि उस वक्त आने वाले समय में एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे एग्जिट स्टेज तब की नज़र आएगी जब यहाँ पर टेलीस्कोप खोजे भी नहीं गए थे, यानी कि 19वीं शताब्दी की। इतने वक्त बाद आने वाले साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को भी यूनिवर्स के जन्म और इवोल्यूशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा, बल्कि ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम इतने वक्त के बाद आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किसी ग्रैंड गैलेक्टिक आर्चिव में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख जाएं। अगर हम आइंस्टीन के डार्क एनर्जी को एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माने, ना कि एक कांस्टेबल फील्ड, तो आज से करीब 10 खरब सालों के बाद तक हर पल फैलने वाला यूनिवर्स बाहरी सभी गैलेक्सीज से लाइट खींचकर इन्फिनिटी तक उसे फैला चुका होगा। स्पेस टाइम के बढ़ने की वजह से 1 अरब गैलेक्सीज बहुत पहले ही अपनी जगह छोड़कर कहीं और ही फैल चुकी होंगी। बेतादाद वाइट डार्क ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन्स स्टार्स इस बात का सबूत होंगे कि सिर्फ स्टेलर इवोल्यूशन यानी कि स्टार्स का इवोल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। उनका अस्तित्व इस बात की ओर इशारा करेगा कि यूनिवर्स इटर्नल नहीं है और इसका अंत होना भी तय है। हालांकि उस वक्त बिग बैंग थ्योरी के वक्त उत्पन्न हुआ कॉस्मिक ग्लो आज से 10 खरब साल बाद इतना कमज़ोर पड़ चुका होगा कि उसका होना शायद किसी को पता चल सके। और यही वजह है कि वहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स को यूनिवर्स की शुरुआत और बिग बैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। डार्क एनर्जी की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के स्पेस में मैटर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट रहेगी,
जिसे मापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। उन्हें यही लगेगा कि पुराने वक्त में ग्रेविटेशनल क्लैप्स के कारण नए स्टार्स बनने का कारण उस वक्त में मैटर के पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होना रहा होगा। तारों की उम्र खासकर कूलिंग वाइट डार्क के एज से एस्ट्रोनॉमर्स ये तो कैलकुलेट कर लेंगे कि यूनिवर्स में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे एक बार में अरबों नए स्टार्स का फॉर्मेशन एक साथ हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता चल पाएगा कि ऐसा हमारी गैलेक्सी के एक दूसरे स्टार सिटी से कंबाइन होने की वजह से हुआ था, जिससे स्टार्स बर्थ का एक्सप्लोशन हुआ था। हर 1 लाख सालों में एक बार जरूर कोई ट्रिपल स्टार सिस्टम हमारे गैलेक्सी के पास मौजूद ब्लैक होल्स के पास वंडर करता है। ब्लैक होल्स के एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें से एक स्टार ब्लैक होल्स में समा जाता है, जबकि न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ के मुताबिक बाकी बचे 2 बाइनरी स्टार्स 2 तेज फोर्स के साथ गैलेक्सी से बाहर निकल जाता है। साल 2009 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी ही मिल्की वे को छोड़कर गए एक हाइपर वेलोसिटी स्टार का पता लगाया था। भविष्य में एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे ही किसी भागते हुए स्टार को देखकर उसके एंड पॉइंट का पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये स्टार दूर जाता जाएगा इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा पूरे स्पेस में फैली डार्क एनर्जी की वजह से होगा, जिसकी वजह से स्पेस का साइज स्ट्रेच होता जाता है। उनकी हैरानगी तब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो इस स्टार को इवेंट हॉरिजन से गायब होती देखेंगी, जहां से आगे स्पेस की रैपिड एक्सपेंशन की वजह से लाइट की स्पीड से ट्रैवल होने वाली इंफॉर्मेशन को पता नहीं किया जा सकेगा। इन हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के जरिए ही वे यूनिवर्स के कॉस्मिक एक्सपेंशन को जानकर पास्ट के बारे में पता कर पाएंगे। इन सभी प्रेडिक्शंस में से सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये है कि उस वक्त उस रनवे स्टार के पास चक्कर लगाते किसी प्लेनेट पर मौजूद सिविलाइजेशन के लोग हमारी गैलेक्सी को आकार में छोटी होकर लाल रंग की बनकर धीरे धीरे डिम होते हुए देख पाएंगे और फिर वो उनकी नज़रों से ओझल होकर पूरी तरह से गायब हो जाएगी। क्या आप ऐसे आसमान को इमेजिन कर सकते हैं जो पूरा काला हो और उसमें सिर्फ पेरेंट स्टार के अलावा आसपास के कुछ प्लैनेट ही टिमटिमा रहे हो, इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं हो? कितना सूना नजर आएगा ऐसा आकाश। लेकिन क्या फिर इसका मतलब ये है कि हम अभी यूनिवर्स के एक बहुत ही खास वक्त में जी रहे हैं? इसके लिए हमें खुद को ब्लेस्ड मानना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि इस यूनिवर्स का हर एक मोमेंट खास है, यहाँ तक कि वो वक्त भी जो 10 खरब सालों के बाद आएगा। इन सभी बातों का हमने पता कैसे लगाया कि यूनिवर्स के 10 खरब सालों के बाद क्या होगा? पहला एक कि यूनिवर्स में मौजूद सबसे पुराने ऑब्जेक्ट पर स्टडी करके, और दूसरा एक ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन के स्पीड का पता लगाकर। तो दोस्तों, आप 10 खरब करोड़ साल के बाद के ब्रह्मांड के बारे में जान गए हैं। काफ़ी कुछ जानकर आपको खुशी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।